लेक्चर नंबर 8 रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है जो चैप्टर नंबर 3 में ही बिलोंग करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट टाइम डिजाइन की कि एटम का मॉडल कैसा, एटम है कैसा। तो इन्होंने 1911 में रदरफोर्ड एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल, 1911 में इन्होंने एटॉमिक मॉडल को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया। और इन्होंने एक्सप्लेन जब किया तो उन्होंने कुछ चीजें हमें कुछ पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड पासेस अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। इस बात को जो इनका एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल आप ऐसा इस बात से समझें कि एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली मीन्स कि बिल्कुल इतनी बारीक कि अगर आपके सामने वो झिल्ली आ जाए तो आपको नजर ही नहीं आए कोई चीज आपके दरमियान में मौजूद है। आप अगर हैंड को क्रॉस करें तो आपको लगे कि कोई चीज हाथ पे हल्की सी टच हो गई, उसको उस बिल्कुल बारीक बहुत ही ज्यादा। जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप से उसके एक पार्टिकल को देखा, सिंगल पार्टिकल की डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, सबसे छोटे जर्रे की, तो वो जो पार्टिकल था वो कुछ इस तरीके से बना। ये जो पार्टिकल मैंने बनाया है, ये समझ लें कि मैंने ये एक गोल्ड फॉइल ले ली। ये जो गोल्ड फॉइल है ये बता रहे जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, मतलब जब पॉजिटिव रेस, अल्फा पार्टिकल्स मींस पॉजिटिव रेस, जब अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए गए, इसके ऊपर मारे गए अल्फा पार्टिकल्स, तो ये बात देखी गई वेरी थिन गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। जब इसके अंदर से पार्टिकल्स इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए गए, किसने बम्बार्ड करवाए? रदरफोर्ड ने बम्बार्ड करवाए। तो इन्होंने जब ये बम्बार्डमेंट करवाई तो दूसरा पॉइंट क्या, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी कि ज्यादातर पार्टिकल्स इसमें से क्या हो गए, पास हो गए, निकल गए। ज्यादातर पार्टिकल्स इसमें से पासेस अवे, मतलब चलते ही चले गए, रुके ही नहीं, जैसे आए थे वैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते चले गए। और सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट अ लार्ज एंगल, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ एंगल के साथ मुड़ गए। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल ऐसे नहीं गया, बल्कि ये पार्टिकल टकरा के इस तरफ गया, ये इस तरफ जाके क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। पॉइंट डिफ्लेक्शन जो है मतलब इन्होंने अपने कुछ एंगल के साथ क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा इसके ऊपर टकरा के। अच्छा जी, नाउ द लास्ट पॉइंट इज वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिट्रेस इन देयर ओरिजिनल पाथ। कुछ पार्टिकल, कुछ मीन्स ना होने के 8000 अगर अल्फा रेस बम्बार्डमेंट करवाई, 8000 रेस थी, तो उनमें से सिर्फ एक रे ऐसी थी जो अपनी पाथ पे रिट्रेस, मतलब दोबारा से उसी पाथ पे वापसी आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये जो रे नजर आ रही है, ये यूं गई है और ये इसी रेस पे क्या हुआ, वापस आ गई। दिस मीन ऑफ रिट्रेस। तो ये 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो वापसी आ गया। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक गोल्ड फॉइल थी जो बहुत थिन थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। जब बम्बार्डमेंट करवाई गई तो ये बात ऑब्जर्व की गई कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पास अवे, ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हुआ, इसमें से निकल गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए खास एंगल के साथ, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत ही कम तादाद में पार्टिकल थे जो टकरा के वापसी आ गए। सही है। अब हम आते हैं आगे की तरफ जी। अब हम आ गए कंक्लूजन के ऊपर। जो अभी एक्सपेरिमेंट अभी हमने करा और जो उसकी ऑब्जर्वेशन आई, जो हमें नजर आया, अब हम उसके आ जाते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अगर हम कंक्लूजन देखें तो मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ये बात हमें कैसे पता चली, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने ये बात देखी कि ज्यादातर रेस जो थी, अल्फा रेस जो थी, वो गोल्ड फॉइल में से पास हो गई। अब किसी में से कोई चीज पास हो जाए, इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई चीज थी ही नहीं। तो इट्स मीन द मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड अवे। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, इसमें से निकल गए थे। इट दैट्स व्हाई मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। पहली बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे, न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस को कैसे पता चला, हमने अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट करवाई थी। अल्फा मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव
चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज की बम्बार्डमेंट कराई तो हमने देखा कि इसके पूरे एलिमेंट के, पूरे एटम के अंदर कोई पार्ट ऐसा मौजूद था जिससे रेस टकरा के क्या हो गई थी, वापसी आ गई थी। अब रेस जब पॉजिटिव जाके टकराएगी तो अगर नेगेटिव होता तो वो उसको अपने साथ अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता, उसको पकड़ लेता, लेकिन अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब पॉजिटिव चार्ज ने जाके इस दरमियान में हिट किया तो वो रेस जैसे गई वैसे ही वापसी आ गई। इट्स मीन सेम चार्जेस है। अगर ये पॉजिटिव था तो दरमियान में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस ये क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इज कंसेंट्रेटेड इन डेंस रीजन, और वो रीजन कौन सा है, हैवी है। अगर वो हैवी मीन्स उसका कुछ ना कुछ मास है, उसका कुछ ना कुछ वजन है, वो कुछ ना कुछ हैवियर है। इसका मतलब ये हुआ स्टार्ट न्यूक्लियस, उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस। अगर वो रीजन डेंस नहीं होता, हैवी नहीं होता, मास नहीं होता, तो लाइट होता, बिल्कुल हल्का, तो रेस टकराते हुए क्या होता, पास हो जाती। लेकिन वो रेस पास नहीं हुई। इट मींस सम रीजन, इसके अंदर जो रीजन है वहां से अल्फा पार्टिकल जाके टकराए और टकराने के बाद क्या हुआ, वापसी आ गए। तो वो रीजन क्या है, हैवी है। इस वजह से उस रीजन को क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम क्यों दिया गया, और न्यूक्लियस नाम क्यों दिया गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेस जाके टकरा के वापसी आ गई। और न्यूक्लियस कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम आ जाए पॉइंट नंबर 3 पे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है और जो एटम का साइज है वो बहुत बड़ा है। ये आपको नजर भी आ रहा है। ये पूरा का पूरा मैंने एक एटॉमिक शेप बनाया हुआ है। न्यूक्लियस देखिए कितनी छोटी सी जगह पे आ रहा है। इसकी प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ये है कि 8000 में से 8000 में से सिर्फ एक रे ऐसी है जो टकरा के वापसी आई है। अगर 8000 रेस मतलब 7999 रेस पासिस अवे, तो इतनी बड़ी तादाद में रेस यहां से क्या हो गई, निकल गई और सिर्फ एक टकरा के वापस आई। तो इससे ये बात पता चलती है कि ज्यादातर हिस्सा खाली था, ज्यादातर रेस चली गई उसके अंदर, सिर्फ एक कोई छोटा सा पार्टिकल हैवी था जिससे रेस टकरा के वापसी आ गई। पॉइंट नंबर 4 को अगर हम देखें तो एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इससे हमने क्या बात ऑब्जर्व करी कि 2 हिस्से हैं, एक है न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस कहा गया, और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का फासला जितना भी हिस्सा है, ये सबका सब क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाएगा, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ का हिस्सा। द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये बात कैसे पता चलती है, कुछ रेस ऐसी भी थी जो रिफ्लेक्ट हो गई, टकरा के एक खास एंगल के साथ मुड़ गई, मतलब कोई बॉडी वहां पे मौजूद है जिससे वो टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये रे मैंने बताया इससे टकराई और टकरा के रिफ्लेक्ट, तो यहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिससे ये रेस टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, एक खास एंगल से निकल गई उसके अंदर से, लेकिन सीधी पास नहीं, बल्कि मैं अगर बॉल दीवार पे मारूं तो जिस एंगल से मैं मारता हूं उसी एंगल से वो वापस आती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये जो रेस आई जिस एंगल से भी आके टकराएंगी उस खास एंगल की तरफ से क्या होगा, मुड़ के चली गई। तो इससे ये बात पता चली कि कोई बॉडी यहां पे भी है जिसपे ये रेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वापसी नहीं आई, बल्कि टकरा के आगे ही चली गई। तो इस पार्ट को मैंने क्या कह दिया, दिस पार्ट द इलेक्ट्रॉन है। ये जो पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा मॉडल बना, पूरा मॉडल रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम बताया कि एक सॉलिड बॉडी दरमियान में है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का जो पार्ट है वो हिस्सा जो है वो क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक खास बॉडी इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, सही है, और दरमियान वाले हिस्सों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस से रेस टकरा के वापसी आ रही है। जब इसके ऊपर रेस की बम्बार्डमेंट करवाई गई
तो कुछ रेस जो है वो सीधी सीधी पास आउट हो गई और कुछ रेस जो थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और कुछ रेस जो है खास एंगल से टकरा के निकल गई। ये पूरा एक कंक्लूजन मैंने आपको लेक्चर का दिया इस डायग्राम की मदद से कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। इसके कुछ इस पूरे लेक्चर में, ये तो पूरा लेक्चर जो एक्सपेरिमेंट किया, कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। डिफेक्ट, एक डिफेक्ट जो है वो क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मिसाल के तौर पे कोई भी बॉडी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कोई भी बॉडी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं मूविंग। मिसाल के तौर पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये अब मैं ये जो मूव कर रहा हूँ ये मेरी मूविंग बॉडी है। मैं मूव करूंगा तो मेरी एनर्जी मुसलसल क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मेरे पसीने निकल रहे हैं, मेरी सांस फूल रही है, मैं भाग, तो मुसलसल क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है, घूमती है, चलती है, गाड़ी है, गाड़ी अगर हम कार को हम जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरे, तो उसका इंजन भी क्या हो जाता है, गर्म। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिलीज हीट्स, और जब हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एक बॉडी है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये इसके इर्द गिर्द मुसलसल क्या कर रहा है, घूम रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मुसलसल घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इट शुड लूज एनर्जी। तो वो अपनी एनर्जी क्या करना चाहिए, उसको लूज करना चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। और जब एनर्जी कम होती है तो इसको कम होते 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 एक वक्त आना चाहिए था किसमें, न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ। ये बात इसने नहीं बताई कि ऐसा क्यों था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके क्यों नहीं गिरा। ये बात रदरफोर्ड ने हमें एक्सप्लेन नहीं करी। इसके लिए एक और थ्योरी हम पढ़ेंगे, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, उसके अंदर ये बात एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आएगी, ऐसा क्यों था। इसका ये डिफेक्ट है जो इसने ये वाली बात नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम हुआ।